हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मी प्रिया एंड वेलकम टू द डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एनालिसिस को। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज इंडिया रैंक्स 135 आउट ऑफ 146 इन जेंडर गैप इंडेक्स। नाउ अब बेसिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या किया है इस साल पर्टिकुलर 146 कंट्रीज को रैंक किया है एंड इसमें इंडिया की जो रैंक आई है उसमें क्या आया है 130। नाउ द मेन थिंग इज दैट पिछले साल इस आपके जेंडर गैप इंडेक्स में टोटल कंट्रीज कितनी थी 156 थी एंड उसमें इंडिया की रैंक कितनी आई थी 146 आई थी। इस साल आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा बट अगर थोड़ा ध्यान से देखिए कंपैरिजन करें तो द नंबर ऑफ कंट्रीज जिसको रैंक किया जा रहा है वो भी रिड्यूस हो चुकी है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, इंडिया सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है हेल्थ एंड सर्वाइवल की फील्ड पे। यानी आपका जो ये इंडेक्स है ये चार बेसिकली सब इंडेक्स पे क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसमें इंडिया का सबसे जो गंदा रैंक रहा है दैट इज इन विच हेल्थ एंड सर्वाइवल के पार्ट पे, जिसमें इंडिया 146 यानी लास्ट नंबर पे आया है। इस पर्टिकुलर इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके नेबरहुड में जितनी भी कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान को हटा दिया जाए तो इंडिया सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है क्योंकि बांग्लादेश 71 है, नेपाल 96 है, श्रीलंका 110 है, मालदीव 117 एंड भूटान इज ऑन 126। ठीक, बाकी जो कंट्रीज आप देखेंगे दे आर बिलो इंडिया इन दिस रैंकिंग। बट येस, इंडिया की स्कोर की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खास आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं तो ये बेंचमार्क सेट करता है कि जेंडर पैरिटी आपके चार की सब इंडेक्सेस पे क्या की जाएगी, बेसिकली एक रिव्यू किया जाएगा। इस चार इंडेक्स को आपका जो पिछले अभी हमने देखा है पिछले स्लाइड पे उसको एनालाइज करके आपकी ये रिपोर्ट लाई जाती है। इंडिया की बात करते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं हेल्थ सर्वाइवल पे 146 है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन पे इंडिया 143 है, एजुकेशनल पे 107 एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट यानी ये वो सब इंडेक्स है जिसपे इंडिया ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जिसमें इंडिया की रैंक 48 आई है। नाउ रिपोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिया का जो स्कोर है वो 0.629 रखा गया है, यानी पिछले 16 सालों में जो 7th हाईएस्ट स्कोर है इंडिया का वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, इंडिया की बात करते हैं, ये रिकवर कर चुका है सिंस 2021 इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन के केस में, यानी पहले इंडिया की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन कम थी एज कम्पेयर टू 2021। नाउ ये क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। अगर बात करते हैं मेन की तो लेबर फोर्स में 9.5% का श्रिंकेज देखने को मिल रहा है एंड वुमेन में आपको 3% का श्रिंकेज देखने को मिल रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट जॉब है फ्री प्रिकॉशन जैब्स एट गवर्नमेंट सेंटर्स फ्रॉम टुमारो। आपको पता है फर्स्ट डोज सेकंड डोज सबको लग चुका था बट जो आपके बूस्टर डोजेस थे वो क्या हो गए थे, थोड़ा टाइम के लिए रुक गए थे। ठीक, वो बूस्टर डॉप्स को जो डोजेस थे आपके कोविड के उसी को हम लोग प्रिकॉशन जैब्स कह रहे हैं। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आप सबको पता है, इसके तहत क्या किया जा रहा है कि फ्री प्रिकॉशन जैब्स लगाए जाएंगे 75 दिन के लिए ना, जुलाई 15 से लेके आने वाले आगे जो 75 डेज हैं उन दिनों तक 18 साल के ऊपर वाले लोगों को गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर्स पे फ्री में ही आपके जैब्स लगाने जाने वाले हैं। नाउ ये बेसिकली आपका किसने बताया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग सिंह ठाकुर जी ने ये आपकी अनाउंसमेंट की है। उन्होंने इस डिसीजन को क्या किया है, ट्वीट कर दिया है, आई अर्ज ऑल दोज एलिजिबल टू गेट देयर प्रिकॉशन डोज एट द अर्लीस्ट। यानी जितने भी लोग, ये मिस्टर मांडविया जी ने ऐड किया है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने कहा है कि मैं सारे उन लोगों से जो इस डोज के लिए एलिजिबल है उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप जाइए और जितनी जल्दी हो सके अपने जॉब को, अपने प्रिकॉशन डॉप्स को आप क्या कर लीजिए, लगवा लीजिए। नाउ इंडिया की वैक्सीनेशन कवरेज की बात करते हैं, 199.12 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। 3.76 करोड़ फर्स्ट डोज वैक्सीन आपकी लग चुकी है 12 से 14 एज ग्रुप के बीच में। ठीक, 87% अगर आप देखेंगे तो फुल्ली इनॉकुलेट किए जा सकते हैं, यानी गवर्नमेंट डाटा के अकॉर्डिंग 96% जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें एडमिनिस्टर किया जा चुका है फर्स्ट डोज एंड 87% आपके ऐसे हैं जो दोनों डोजेज ले चुके हैं। अप्रैल 10 की बात करते हैं, दिस ईयर इंडिया बिगिन एडमिनिस्ट्रेटिंग प्रिकॉशन डोजेज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन टू ऑल एज अबव 18 ईयर्स। यानी अगर आप इस पर्टिकुलर साल की बात करेंगे तो इंडिया ने क्या किया, जो आपके बूस्टर डोजेज हैं 18 के ऊपर सभी लोगों को लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, सेंटर ने बेसिकली ये गैप रिड्यूस कर दिया सेकेंड एंड प्रिकॉशन डोजेज के। पहले ये कितना था, 9 मंथ्स था, अब इसको कम करके 6 मंथ्स कर दिया गया। ठीक, और ये रिकमेंडेशन आपका कहाँ से मिला, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज़ादी का अमृत महोत्सव ध्यान करिएगा। देन कोविड वैक्सीन की बात करते हैं, किसने डेवलप किया, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पोस्ट 2015 बर्थ सर्टिफिकेट्स ऑन डिजी लॉकर। डिजी लॉकर आपने सुना होगा, आपके 10th के सर्टिफिकेट की बात करिए, ग्रेजुएशन की बात करिए, CCC की बात करिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ डिजिटल लॉकर। ठीक, आपको जिस तरीके से नॉर्मल लॉकर मिलता है, डिजिटल लॉकर है, आप अपने फ़ोन के थ्रू लॉगिन करिए, आपको डाउनलोड करिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें आप रख सकते हैं। यहाँ पर 2015 के बाद होने वाले जितने भी बर्थ हैं उन सब का बर्थ सिविल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक,
डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म है ताकि आप इशू कर सके, वेरीफाई कर सकें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को एंड डिजिटली उसको सर्टिफिकेट्स को भी चेक कर सकें। CRS एक ऑनलाइन सिस्टम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स का, यानी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें बर्थ एंड डेथ को रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। ऑपरेशन कंट्रोल है सेंटर का। रजिस्ट्रार जनरल जो इंडिया के हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, वो इस सिस्टम के लिए क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे आपके स्टेट्स हैं, जैसे अगर आप देखेंगे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये सारे बर्थ एंड जो डेथ है इनका रजिस्ट्रेशन सेंट्रल पोर्टल पे होता है। बाकी कुछ स्टेट्स हैं, यहाँ पर आप अपने स्टेट का खुद का सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। कुछ यूनियन टेरिटरीज जैसे अंडमान, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये बेसिकली सेंटर पोर्टल के थ्रू आपका क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। बट दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी एंड जम्मू कश्मीर, इनका अपना खुद का सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें हम लोग बर्थ या डेथ को रजिस्टर करते हैं। ठीक, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस डिजी लॉकर के बारे में। कौन सी बेसिकली पार्ट से, कौन सी ईयर से आपकी बर्थ रजिस्ट्रेशन की जा रही है वो आपको देखने को मिल जा रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कैन नॉट इम्पोज omnibus ban on demolition, Supreme Court. Now the Supreme Court on Wednesday wondered whether it can pass omnibus orders to stop demolition by municipal authorities across the country, even as major senior advocate Dushyant Dave insisted that the nation should refuse to एक्सेप्ट द बुलडोजर कल्चर। नाउ हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये पर्टिकुलर पार्ट है कि आपके जितने भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर डिमोलिशमेंट्स के ऑर्डर ला दिए जाते हैं। ठीक, यूपी गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उनके लिए अपेयर करते हुए जो आपके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है मिस्टर दवे के सबमिशंस को कि जो भी आपके डिमोलिशंस टारगेट किए जा रहे हैं वो एक सर्टेन कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। ठीक, जून 16 की बात करते हैं, द कोर्ट टोल्ड द गवर्नमेंट दैट डिमोलिशंस कुड हैपन ओनली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड कुड नॉट बी रिटेलिएटरी। यानी कोई भी अगर आप इस तरीके का डिमोलिशन का, किसी भी चीज़ को तोड़ने का अगर आप ऑर्डर लेके आ रहे हैं तो वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिटेलिएटरी नहीं होना चाहिए। मिस्टर मेहता ने क्या कहा है, ऑल कमिटीज़ आर इंडियन कमिटीज़, यानी जितनी भी कम्युनिटीज़ है वो आपकी इंडियन कम्युनिटी है। किसी भी कम्युनिटी बेस्ड हम या बेस्ड जो भी आपकी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है सुप्रीम कोर्ट को, हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते। ठीक, मिस्टर दवे ने क्या पूछा है, वाई देन हैड द अथॉरिटीज नॉट टेकन द बुलडोजर्स टू अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, यानी बहुत सारे आपके कैपिटल में ही पोशस कॉलोनीज मिल जाएंगी। ठीक, वहां पर आपने बुलडोजर क्यों नहीं चलाए, अगर बात इस चीज़ की जा रही है तो ये बेसिक बात है कि एक बेसिक ऑमनीबस देखने को मिल रहा है। यानी अगर किसी चीज़ पे आप क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी कोई निकाल रही है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को आपको डिमोलिश करना है, ठीक, तो वो ऑमनीबस होना चाहिए, सब पे बराबर से एप्लीकेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी के लिए पार्शियलिटी कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हियरिंग देखने को मिल रही है इस पार्ट में आपको अगस्त में है, nobody can dispute that rule of law cannot be ignored, but can omnibus order be passed against demolitions when in cases where authorities are rightly entitled to take action with such an omnibus order stand in their way। यानी अगर आप देख सकते हो कोई भी ऐसा पार्ट है, यानी रूल ऑफ लॉ को हम किसी भी केस में, किसी भी डिस्प्यूट के केस में हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, बट क्या omnibus जो हम आपका ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं सारे आपके डिमोलिशंस के लिए, हालांकि अथॉरिटीज के पास बेसिकली वो एंटाइटल्ड होता है कि एक्शन ले सकती हैं, बट क्या ये सारी चीज़ें उनके इन द पाथ आएंगी कि नहीं आएंगी, है ना, दे विल बी बिकम पार्शियल और नॉट पार्शियल। तो ये सारा इशू है जो आपको इस पर्टिकुलर पार्ट में देखने को मिल रहा है। सीनियर एडवोकेट की बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इन्होंने कहा आर्ग्यूमेंट ऑन रूल ऑफ लॉ वॉज पावरफुल इंडीड, यानी अगर आप रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो बहुत ही पावरफुल आपका एक पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो वो सब पे बराबर एप्लीकेबल होना चाहिए ना, देयर शुड बी नॉट एनी पार्शियलिटी। नाउ असेसिंग जुवेनालिटी या डेलिकेट टास्क सुप्रीम कोर्ट। डेलिकेट टास्क मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके जुवेनाइल्स होते हैं जो 16 से 18 ईयर्स के बीच में होते हैं, जिन्होंने हीनियस ऑफेंसेस किए होते हैं। नाउ हीनियस ऑफेंस में आपका क्या आता है, मर्डर भी आ सकता है, कैन बी ट्राइड लाइक एडल्ट्स, शुड बी बेस्ड ऑन मेटिकुलस साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, यानी वो जो आपके जुवेनाइल्स होते हैं उनका एक मेटिकुलस साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उनको डायरेक्ट ऐसे ही जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास नहीं छोड़ देना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्यों कहा है कि हो सकता है वो जो उनका साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो मेंटल या फिजिकल जो कैपेसिटी हो जुवेनाइल की वो थोड़ी अलग निकल के आई है ना, कुछ सीरियस क्राइम में अगर वो इन्वॉल्व भी है तो माइट भी पॉसिबल कि जो आप प्रॉपर असेसमेंट करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि उन्होंने विलफुल तरीके से वो ना किया हो, या बाई हो सकता है ना बाय मिस्टेक वो कोई चीज़ हो गई। तो इस चीज़ों के लिए ये प्रॉपर असेसमेंट लाया गया है आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सेक्शन 15 की बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 की, तो इसमें प्रिलिमिनरी असेसमेंट की जरूरत होती है जिसमें मेंटल एंड फिजिकल कैपेसिटी दोनों चेक की जाती है। असेसमेंट का मेन काम क्या होता है कि किसी चाइल्ड की एबिलिटी को चेक करना
अंडरस्टैंड करना कि जो भी ऑफेंस किया है किस सर्कमस्टांसेस में किया गया है, या फिर उन्होंने किसी अलेजेडली उस जो भी ऑफेंस है आपको उसको कमिट किया है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करते हैं, इनका ओपिनियन क्या है कि जुवेनाइल शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एडल्ट, किसी भी जुवेनाइल को अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। तो उनकी केस की हियरिंग्स की बात करें, उनके पनिशमेंट्स की बात करें तो उसमें थोड़ी सी लीनियंसी बरतनी चाहिए ना, थोड़ा सा बेसिक अगर आप देखेंगे तो फ्री हैंड रखना चाहिए। ऑन द अदर हैंड, इफ बोर्ड डिसाइड्स टू रेफर द केस टू द चिल्ड्रंस कोर्ट फॉर ट्रायल एज एन एडल्ट, द जुवेनाइल इफ गिल्टी वुड इवन फेस लाइफ इंप्रिजमेंट, है ना। यानी अगर आपका जो बोर्ड है वो डिसाइड कर लेता है कि चिल्ड्रन को हम कोर्ट के पास भेज रहे हैं ट्रायल के लिए एडल्ट के रूप में, तो अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो लाइफ इंप्रिजमेंट इसमें मिल जाएगा। सो दिस इज द केस कि पहले किसी जुवेनाइल के ऊपर अगर आप ट्रायल कर रहे हैं या कोई केस चला रहे हैं तो उसका एक असेसमेंट कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए कि उसकी मेटिकुलस साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या है, ठीक। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाला है। नाउ दूसरी बात करते हैं, इंडिया हैज अचीव क्लीन एनर्जी टारगेट्स 9 ईयर बिफोर डेडलाइन। अब 9 ईयर्स अगर आप अभी से देखेंगे तो 2030 की बात हो रही है, ठीक। क्लीन एनर्जी के कुछ टारगेट्स हैं, शेड्यूल है, किसने बताया? यूनियन पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह ने सिडनी एनर्जी फोरम में सिडनी में। इंडिया ने लगभग 162 यानी 1 गीगावाट आपका 1000 मेगावाट के बराबर होता है, इतनी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी इंस्टॉल कर दी है, जिसमें 41% आपका कितना बन के आ रहा है? 402 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल, इतनी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कर दी गई है। ये जो टारगेट था बेसिकली अगर हम देखेंगे तो 2021 में हम इसको अचीव कर सकते हैं। एंड प्राइम मिनिस्टर जी ने बेसिकली क्या कहा है कि हम अपने एम्बिशन को और ज्यादा रेस करेंगे। कहां पर? ग्लासगो में जो आपका यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 है, प्राइम मिनिस्टर जी ने ये भी कमिट किया है कि हम लगभग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को 2030 तक क्या करेंगे? इंस्टॉल करेंगे, विच वुड देन बी 50% ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी। जो आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी देखने को मिल रही है उसका 50% हो जाएगा। डिस्पाइट हैविंग अमंग द लोवेस्ट पर कैपिटा एमिशंस इन द वर्ल्ड, आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज जितनी ज्यादा होती हैं उतना ज्यादा पर कैपिटा एमिशन आपको देखने को मिलता है। जितनी डेवलपिंग कंट्रीज होगी वहां पर कैपिटा कमीशन आपको कम देखने को मिल जाएगा। आप यूएस चले जाइए, हर चीज घर पे आपको थ्रू किसी मशीन हो रही होगी, मशीन इलेक्ट्रिसिटी आपका यूज कर रही होगी, किसी तरीके का सीएफसी कोई पॉल्यूशन कॉज कर रही होगी। बट डेवलपिंग कंट्रीज में उतना ज्यादा एडवांस नहीं होता है तो उतना एमिशंस नहीं होता है, ठीक। तो लोअर पर कैपिटा इनकम है आपके, एमिशन है इंडिया की, उसके बावजूद इंडिया ने इतना बड़ा ट्रांजिशन किया, इतना बड़ा क्लीन एनर्जी को क्या कर लिया है? अचीव कर लिया है। 2015 की बात करते हैं, इंडिया कमिटेड टू एंश्योरिंग दैट 40% ऑफ एनर्जी वुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस, यानी 2030 तक आते आते हमारा जो 40% टारगेट होगा एनर्जी का वो हम किसके थ्रू लेंगे? रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। ये हर कंट्री का एक कंट्रीब्यूशन होता है कि भाई हम अपने आप से डिटरमाइन कर रहे हैं कि हम इतना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको 100 एमिशन कम करना है, ठीक। तो इंडिया ने कह दिया कि भाई इस 100 में मैं 5 रुपए दान करने वाला हूँ। तो 5 रुपए दान करना क्या हुआ? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग एनडीसी कहते हैं, ठीक। यानी हर नेशन अपने आप डिटरमाइन करेगा कि मैं इतना कंट्रीब्यूट करने वाला हूँ। एंड उसी के लिए जो इंडिया है उसका 40% जो पार्ट है वो इंडिया ने 2015 में क्या किया था? कमिट किया था। मिनिस्ट्रीज की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया एंड पैसिफिक आइलैंड नेशन ऑफ समोआ की बात करते हैं, वो फोरम को अटेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ जो मेजर कंपनीज हैं जो लो एमिशन टेक्नोलॉजीज को बनाने के लिए या उसमें कहीं ना कहीं रिसर्च करने के लिए काम कर रही है, उनके सारे लीडर्स भी इतने से। फोरम में एक स्टेटमेंट निकाला गया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट विल फॉस्टर कनेक्शंस बिटवीन इन्वेस्टर, बिजनेस एंड गवर्नमेंट विद अ फोकस ऑन इनोवेशन इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज सच एज सोलर, हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल्स एंड बैटरीज। यानी आपकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट क्या करेगी? एक कनेक्शन बैठाएगी इन्वेस्टर्स के बीच में, बिजनेस पार्टनर्स के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ताकि हम नई टेक्नोलॉजीज लेके आ सके, नए इनोवेशन लेके आ सके सोलर, हाइड्रोजन, क्रिटिकल मिनरल एंड बैटरीज के फील्ड में, है ना। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, थोड़े टाइम पहले हमने आपकी लिथियम आयन बैटरीज को किसी पर्टिकुलर दूसरे आयन की बैटरी से रिप्लेस किया है, वो जो दूसरा आयन है वो हम लोग कहाँ से लेके आने वाले हैं, ठीक है। इसका क्या हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा, क्या हमारे लिए यूजेस है। नाउ एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, दैट इज ग्रिप्ड द वर्ल्ड हैज बीन सम टाइम इन द मेकिंग एंड नॉट ओनली ड्यू टू रशियन यूक्रेन वॉर बट बिकॉज ऑफ कार्टेलाइजेशन इन फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। अगर आप देखेंगे तो अभी हमको एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा हाइक इन प्राइसेस देखने को मिल रहा है। बट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया यूक्रेन की वॉर से वजह से है, ये फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री में कार्टेलाइजेशन बेसिकली क्या होता है? दिस इज अ मेथड जहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि पर्टिकुलर जो भी आपके कंट्रीज हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो बेसिकली आपकी कंपनीज हैं, जो कहीं ना कहीं ऑयल के बेसिकली अगर आप देखेंगे बिजनेस में जुड़ी हुई हैं, वो मिल के इसके प्राइस को हाइक कराते हैं, दैट इज कार्टेलाइजेशन। He said that renewable energy promised to break these cartels through it was possible that there would be newer such cartels forming in manufacturing and equipment and the world would have to take steps to ensure that do not collapse। यानी जो भी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रॉमिस किया गया है वो उस कार्टेल को कहीं ना कहीं क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। हालांकि ये पॉसिबल है कि और नए कार्टेल्स फॉर्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आ रहे हैं तो जो आपकी फ्यूल के लिए, फॉसिल फ्यूल, क्रूड ऑयल के लिए जो कार्टेल्स बने वो टूट जाएंगे, बट फिर रिन्यूएबल एनर्जी के पार्ट में नए कार्टेल
कार्टेलाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो दिस आर्टिकल वाज रिगार्डिंग दिस, कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज है, क्या फोरम है, वो आपको ध्यान में रखना है। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियाज इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना रोज टू अ रिकॉर्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2022। इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना से वो 57.51 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। ये चाइना के ट्रेड फिगर्स के अकॉर्डिंग है जो वेडनेसडे को आपका रिलीज किया गया है। इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज गुड की बात करते हैं, आर ऑन ट्रैक फॉर येट अनदर रिकॉर्ड ईयर, यानी अगर आप देखेंगे तो इस बार भी जो पिछले साल का आपका था वो सरपास करते हुए आपको इतना पार्ट देखने को मिल रहा है। ट्रेड इंबैलेंस की बात करते हैं, ये भी ट्रैक पे आ चुका है, ये भी दूसरे रिकॉर्ड पे आ चुका है। इंडिया का जो आपका एक्सपोर्ट है वो आपका 35% एंड 9.57 बिलियन पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। टोटल अगर आप देखेंगे तो टू वे ट्रेड आपका 67.08 बिलियन डॉलर्स का देखने को मिल रहा है। इंपोर्ट आपका 34.5% आपका रोज कर चुका है, यानी अपने टाइम के हाईएस्ट पार्ट पे देखने को मिल रहा है। टू वे ट्रेड की बात करते हैं 2021 में तो 100 बिलियन डॉलर्स की क्रॉस कर चुका था पहली बार, जो कितना गया था 125.6 बिलियन। सो दिस इज रिगार्डिंग इसके बारे में, आपके इंडिया एंड चाइना के ट्रेड के बारे में। डिप ड्यूटी पैंडेमिक की बात करते हैं, ट्रेड आपका 2020 में लगभग डिक्लाइन कर चुका था, वी ऑल नो। ये प्री पैंडेमिक लेवल की बात करते हैं, प्री पैंडेमिक लेवल से आपका डिक्लाइन हो गया था। इंडिया बिगेस्ट इंपोर्ट्स कर रहा था लास्ट ईयर, क्या क्या चीजें थी इसमें, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एनर्जी आपको देखने को मिल रही थी, केमिकल्स देखने को मिल रही थी, बहुत सारे इंडस्ट्रियल आपके प्रोडक्शन थे, एपीआई जो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था, एक्टिव फार्मास्यूटिकल आपके इंग्रेडिएंट्स यानी मेडिसिन हम बना रहे हैं, आपके वैक्सीन बना रहे हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट चाहिए होता है जिसको हम क्या बोलते हैं एपीआई। हम ज्यादा पार्ट कहां से इंपोर्ट कर रहे थे, चाइना से, ठीक। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी मेडिकल सप्लाईज भी आपकी पैंडेमिक के टाइम पे आई थी। चाइना का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट आपको देखने को मिला है परफॉर्मेंस जून में वो 13.2% रोज कर चुका है, एंड जो टोटल ट्रेड है वो 14.3%। कंपेयर करें इसको तो 9.5% ग्रोथ आपको मई में देखने को मिल गई थी, ठीक है। 0.1% का इंक्रीज आपको देखने को मिलता है अप्रैल में। इन पर्टिकुलर जो रैपिड रिकवरी आपको देखने को मिल रही है इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट्स की, यांगजे रिवर डेल्टा में, इसकी वजह से जो ओवरऑल ग्रोथ है चाइना की फॉरेन ट्रेड की वो क्या हो चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो दिस फिगर वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल पीपल, ठीक। देख लीजिएगा फर्स्ट हाफ में इंडिया का जो ट्रेड है चाइना के साथ कितना हो चुका है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पुश फॉर वाइडर यूज ऑफ जीनोमिक्स इन ऑल कंट्रीज। WHO की बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइंस काउंसिल की बात करते हैं। पहली रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि हम जो आपकी जीनोमिक्स को डिकोड कर लिया गया है, पहले आपको पता है 90% तक, अगर आप देखेंगे 92% आपका जीनोम क्या कर दिया गया था, डिकोड कर दिया गया था। बचा हुआ जो 8% था जिसमें आपके टेलोमियर्स आते हैं, ठीक है। नाउ टेलोमियर्स यू ऑल बी अवेयर, ये अगर आप क्रोमोसोम देखेंगे तो इसमें सेंटर में जो आपके होते हैं दैट इज सेंट्रोमियर, एंड इसका जो एंड पार्ट होता है उसको हम टेलोमियर कहते हैं। तो इस टेलोमियर का 8% हमने अभी डिकोड कर दिया है। अब यहाँ पर बात क्या की जा रही है WHO के द्वारा कि हम एक जस्टिफिएबल तरीके से, एथिकल रूप से, साइंटिफिक रूप से जो भी आपकी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करेंगे ना। जो जीनोमिक्स है उसको हम क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, हर किसी को देने की कोशिश करेंगे। इसका मेन काम क्या होता है, हम ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल को अलग अलग रिसर्च में, मेडिकल कंडीशंस की को ट्रीट करने की बात होती है, एनिमल साइंसेस में एप्लीकेशन की बात होती है, एग्रीकल्चर की बात होती है, इसमें सब में हेल्प किया जाएगा। एक्सपेंडिंग एक्सेस की बात करते हैं तो WHO ने काउंसिल आपकी कंस्टिट्यूट की है, साइन काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स, अप्रैल 2021 में, ताकि हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी का काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन में। किस पार्ट में, आइडेंटिफाइड जीनोमिक्स के पार्ट में, ठीक। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रिपोर्ट ये भी बात करता है कि हमें अपना एक्सेस बढ़ाना पड़ेगा, यानी जो जीनोमिक टेक्नोलॉजीज है ज्यादातर लो से मिडिल इनकम नेशंस में, ठीक है। बड़ी इनकम्स जो डेवलप्ड नेशंस है वो तो बेसिक ले लेंगी, बट लो से मिडिल इनकम नेशंस में हमें अपना एक्सपेंशन बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। ये जो कॉस्ट होगा सेटिंग अप ऑफ जीनोमिक टेक्नोलॉजीज, ये साउथ की तरफ हेड करेगा, ये बेसिकली बहुत अफोर्डेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बेसिक करेंगे, कोशिश करेंगे मिलकर साथ में, तो क्या कर देंगे, इसका कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगा, ठीक। नोबेल लॉरेट की बात करते हैं हैरोल्ड वार्मस जी की, तो इन्होंने क्या कहा है, ये आपके यूनाइटेड नेशन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर हैं। इन्होंने साइन काउंसिल को हेड भी किया। इट इज ऑलरेडी क्लियर दैट जीनोमिक्स कैन मेक इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन, यानी ह्यूमन की हेल्थ की बात करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं, डिजीजेस, डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, कैंसर्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि आपका ये जीनोमिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। WHO के चीफ साइंटिस्ट ने क्या कहा है, सौम्या स्वामीनाथन जी ने, जीनोमिक टेक्नोलॉजीज आर ड्राइविंग सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, यानी अभी आपकी जितनी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च हो रही है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जीनोमिक प्ले कर रहा है। क्यों, ह्यूमन डीएनए की बात करते हैं, ठीक। ह्यूमन डीएनए के पर्टिकुलर एक पार्ट को हम जीन कहते हैं, इसके पूरे डीएनए को जब हम डिकोड कर लेते हैं तो उसको हम जीनोम कहते हैं, ठीक, दैट इज जीनोम। अब इसमें होता है क्या, मैं आपको बता दूं, ह्यूमन के जीनोम में आपको A, T, G, C इस तरीके के क्या देखने को मिलते हैं, सीक्वेंस देखने को मिलते हैं। इन सीक्वेंस को पूरी तरह हमने डिकोड कर लिया, दैट इज उसी को हम जीनोम कह रहे हैं, ठीक। सो यहाँ पर बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 4 थीम पे अपने रिकमेंडेशन को एड्रेस करेंगे। एडवोकेसी हो गया, इंप्लीमेंटेशन, कोलैबोरेशन, एथिकल,
लीगल एंड सोशल इश्यूज, ताकि हम प्रमोट कर सके आपके जीनोमिक्स के वाइडर यूज को। क्लाइमेट चेंज मिशन की बात करते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन लॉन्च किया है 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो आपके हेड कौन करेगा, आपके कलेक्टर्स करेंगे मिशन डायरेक्टर्स के रूप में। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो होंगे वो क्लाइमेट ऑफिसर्स की तरह काम करेंगे। मिशन का काम क्या होगा कि गवर्नमेंट के क्लाइमेट रिस्पॉन्स को हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन करें ग्रास रूट लेवल पे जाके। मिशन क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लेके आएगा ताकि हम सारे सेक्टर्स, गवर्नेंस, स्ट्रैटेजीज, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए सब में बेसिकली मिलकर काम कर सके। ठीक, ये क्या करेंगे, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करेंगे, जैसे सोलर, विंड एनर्जी, बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग, ई व्हीकल्स, ताकि हम क्या कर सके, ग्रीन हाउस को बेसिकली कम करते हुए क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को भी क्या कर सके, टैकल कर सके। एजुकेटिंग लोकल कम्युनिटीज, यानी वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज होगी उनको हम सिखाएंगे कि किस तरीके से आप क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको मैनेज कर सकते हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज को क्रिएट किया जाएगा, ग्रीन मॉडल्स बेस्ड आपके एडेप्टेशन प्रैक्टिकल मेथड्स लाए जाएंगे, ताकि हम जो ऑब्जेक्टिव है मिशन का उसको फुलफिल कर सके। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लान की बात करें तो कलेक्टर के पास बेसिकली पावर होगी, वो क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन करेगा, अडेप्टेशन प्लान को लेके आएगा, बिल्ड करेगा कैपेसिटी, प्रोवाइड करेगा इनपुट लो कार्बन क्लाइमेट रेजिस्टेंट डेवलपमेंट प्लान्स के लिए। बाकी जो की डिलीवरेबल आपको देखने को मिल जाएगा, मेन काम क्या होगा, मेंदुम मंजापाई को स्ट्रेंथन करना। नाउ ये क्या है, सिंगल यूज प्लास्टिक्स के अगेंस्ट में एक मिशन है। ध्यान रखिएगा, मेंदुम मंजापाई कहाँ का है, तमिलनाडु का। सिंगल यूज प्लास्टिक के अगेंस्ट में मिशन देखने को मिल रहा है, एंड यहाँ पर भी मेन काम क्या है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हमें क्या करना है, पूरी तरीके से खत्म करना है। सो दिस इज रिगार्डिंग किसके बारे में, आपके तमिलनाडु के क्लाइमेट चेंज मिशन के बारे में। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखते हैं, मोदी गवर्नमेंट डिस्टेंसेस इटसेल्फ फ्रॉम राजपक्षास। अब बेसिक आपने न्यूज़ सुनी होगी कि मोदी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है राजपक्षास को कि वो उनको वहां से बाहर ले जा सके। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने हेल्प करी है, जो राजपक्षा आपके चले गए हैं मालदीव में अपने देश को छोड़ के, उसमें मोदी गवर्नमेंट जी ने हेल्प की। बट इंडियन हाई कमीशन ने ये पूरा क्लियर कर दिया है, कैटेगरिकली डिनाइज बेसलेस एंड स्पेकुलेटिव मीडिया रिपोर्ट दैट इंडिया फैसिलिटेटेड द रिसेंट रिपोर्टेड ट्रेवल। यानी मिस्टर गोताबया राजपक्षा का जो रिसेंट ट्रेवल देखने को मिला है उसको इंडियन हाई कमीशन ने टोटली क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया कि मीडिया वाले क्या सब कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं किया गया। हालांकि इंडिया कंटिन्यू करेगा श्रीलंका के पीपल को सपोर्ट करने में। क्यों? क्योंकि इंडिया हमेशा लोगों की प्रोस्पेरिटी, वहां के डेमोक्रेटिक मीन्स को, वैल्यूज को, हमेशा जो आपके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसको सपोर्ट करता है, ताकि हम क्या कर सके, इन सारी चीजों को एस्टैब्लिश कर सके। राजपक्षा की बात करते हैं, टोटली आपके डिस्क्रेडिटेड हो गए हैं श्रीलंका के पीपल में, एंड इंडिया रॉन्ग साइड जाके इनको सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये मोदी जी का बेसिकली एक इंस्टेंस था जिसमें आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें इंडिया ने हाई कमीशन ने क्लियर आउट कर दिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडिया चाइना टॉक्स टू बी हेल्ड ऑन जुलाई 17। नाउ आपको याद होगा मई 2020 में इंडिया एंड चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ था। ठीक है, दैट स्टैंड ऑफ इन द गलवान वैली, पगोंग सो फिंगर पॉइंट्स में देखने को मिला था। उसके बाद से अलग अलग राउंड्स ऑफ आपके टॉक्स चल रहे हैं, यानी इंडिया के साइड के हायर ऑफिशियल एंड चाइना के साइड के हायर ऑफिशियल आते हैं, मिलते हैं, एंड फिर बात करते हैं कि ठीक है आप अपने साइड के ट्रुप को हटाइए, हम अपने साइड के ट्रुप को हटाते हैं। तो उसका 16th राउंड है जो क्रॉप्स कमांडर टॉक्स का, जुलाई 17 में होने वाला है, एंड इस बार ये चाइना की साइड आपको देखने को मिल जाएगा। चाइना साइड जो मोल्दो है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, एंड इसमें हम लोग कोशिश करेंगे जो ईस्टर्न लद्दाख का पार्ट है वहां पर डिसएंगेजमेंट कर लेना। ये पर्टिकुलर ईस्टर्न लद्दाख मान लीजिए बाउंड्री है, इसके इस साइड इंडियन ट्रूप बहुत ज्यादा है, यहाँ पर चाइनीज ट्रूप, दोनों साइड रहेंगे तो दोनों में लड़ाई होने के चांसेस ज्यादा है, तो दोनों को डिसएंगेज कर दिया जाएगा। दोनों क्या कर दीजिए, उस पर्टिकुलर जगह से हट जाइए। ठीक, एडिशन की बात करते हैं तो मेन काम होगा पेट्रोलिंग पॉइंट 50 में, जो आपका गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया में आपको देखने को मिल जाता है, कि यहाँ से हम डिसएंगेजमेंट कर दें। दूसरा अगर आप देखेंगे तो डेमचोक एंड दस्पांग की बात करते हैं, ये स्टिकिंग पॉइंट्स रहा है पिछले कुछ आपके राउंड ऑफ टॉक्स में जब किए गए थे, जब बातें की गई थी, उसको भी डिस्कस किया जाएगा। तो आपका मेन काम क्या है, मैप में आपको तीनों पॉइंट शो करना है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, डेमचोक एंड दस्पांग। 15 राउंड ऑफ टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पर स्टैंड ऑफ 2020 में स्टार्ट हुआ था, 15 टॉक्स अब तक हो चुके हैं। पगोंग सो की बात करते हैं तो फरवरी 2021 में यहाँ पर आपके डिसएंगेजमेंट ट्रूप्स को हटा गया था। पीपी 17 की बात करते हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट जो आपका था गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया है, गलवान 2020 में यहाँ पर भी वायलेंट क्लैश आपको देखने को मिला था। ठीक, सो यहाँ पर भी राउंड ऑफ आपके बेसिकली टॉक्स हो रहे थे ताकि हम क्या कर सके, यहाँ से अपने ट्रूप्स को डिसएंगेज कर सके। अब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की बात करते हैं, वो इंडिया आए थे। ठीक, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ये पिछले हफ्ते मिले थे आपके G20 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग, यानी जो मीटिंग हो रही थी उसके साइड लाइन पे। मीटिंग तो थी G20 की, बट उसके अलावा इन्होंने सोचा कि आए हैं तो लगे हाथ हम ये बात भी करते हुए चले जाएं। ठीक है, तो इसी पे ये बात की गई थी, एंड यहाँ पर पूरा आपको मैटर देखने को मिल रहा है। अभी उसकी एक और मीटिंग होगी जो संडे को ऑर्गेनाइज होने वाली है। नाउ कमिंग टू द पार्ट, दिस इज द एरिया जो आप देख सकते हैं, ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसको हम लोग LOC कहते हैं, पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच का पार्ट, LAC पाकिस्तान एंड चाइना के बीच का पार्ट। ये एक्साई चीन है जिसको चाइना ने 1962 में क्या कर लिया था, कंट्रोल किया था एंड
क्लेम करके रखा हुआ है, ये आपका पगोंग सो लेक है, हॉट स्प्रिंग एंड गलवन वैली है, ठीक है। तो यहीं पर आपको मैप में मार्क करना है। ये सियाचिन है जो आपका कंट्रोल कौन करता है, इंडिया, बट क्लेम कौन करता है, आपका पाकिस्तान, ठीक। दिस इज द एरिया जिसको हम शक्शगम वैली कहते हैं। ये एरिया सीड किया था पाकिस्तान ने, बट चाइना को बेसिकली अगर आप देखेंगे सीड करके चाइना को दे दिया गया, जो क्लेम करता है, ठीक। क्लेम इंडिया करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इंडिया लगातार आपका इंसिस्ट कर रहा है कि हम डिसएंगेजमेंट कर दें, डीएस्केलेट कर दें सिचुएशन पे ईस्टर्न लद्दाख के पार्ट में, बट चाइना रिलक्टेंट है, ठीक है। किस बात को लेके, देप्सांग एंड देमचोक एरियाज को लेके, जहां पर बेसिकली वो स्टैंड ऑफ बनाए रखना चाहता है। वो क्या करना चाहता है, यहाँ से अपने ट्रुप्स को हटाना नहीं चाहता। 50,000 ट्रुप्स या हैवी इक्विपमेंट की बात करते हैं तो दोनों साइड आपके डिप्लॉय हो चुके हैं एलएसी पे, ठीक। एंड दिस इज द कंडीशन। इसको अगर आप देखेंगे तो इसी के लिए बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से जो हॉटलाइन एक्सचेंज हम कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं सिस्टम ऑफ बॉडी पुश, ताकि हम क्या कर सके, यहाँ से पूरी तरीके से अपने सोल्जर्स को हटा सके एंड ये जो इलाका है थोड़ा सा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को आपका बेसिकली मेंटेन कर सके। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, रनिल बिकम्स एक्टिंग प्रेसिडेंट एज गोताबाया फ्लीज टू मालदीव्स, ठीक। हालांकि रनिल विक्रमसिंघे जी की बात करते हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको क्या कर दिया गया है, आपके एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में क्या कर दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया। गोताबाया आपके मालदीव जा चुके हैं, ठीक, वेकेशन पे आराम से। अब जब श्रीलंका का क्राइसिस खत्म हो जाएगा तब देखने को मिलेंगे ये। तो आइलैंड नेशन पे गए हैं, उसके बाद ही क्या किया गया है, आपका प्राइम मिनिस्टर जी को, रनिल विक्रमसिंघे जी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। हालांकि इन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि रिजाइन कर देंगे, बट टिल दैट टाइम जब तक कोई गवर्नमेंट नहीं आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद आपके प्रोटेस्टर्स, आपको पता है प्रीमियर ऑफिस कोलंबो की बात करते हैं, एजिटेशन देखने को मिल रहा था, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टर्बुलेंस आ चुका था, इकोनॉमिक क्राइसिस भी। उसी बीच में रनिल विक्रमसिंघे जी ने क्या किया है कि हालांकि चलिए ठीक है, आपको जो भी हुआ, ठीक है, आपके साथ में नहीं सही हुआ है, आपको इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, बट स्टिल अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना, किसी भी तरीके से आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी या ऑफिशियल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसके लिए बेसिकली काम किया जा रहा है कि प्रॉपर कस्टडी में आपका ये जो ऑफिस है, प्रेसिडेंशियल का सेक्रेटरीट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल रेसिडेंस है, उसको सबको क्या कर लिया जाए, कस्टडी में ला जाए, यहाँ से पूरी लोगों को वेकेट कर दिया जाए, ठीक। प्रेसिडेंट आपके एक्सरसाइज करेंगे न्यूली जो कन्फर्ड पावर्स होगी, ओवरनाइट कर्फ्यू उन्होंने इंपोज कर दिया है, एंड साथ ही साथ उन्होंने ऑर्डर्स लगा दिया है कि किसी भी तरीके से कोई भी पब्लिक रोड, रेलवे या पब्लिक ग्राउंड पे आपको मिडनाइट टू 5 AM तक किसी भी तरीके का ये आपको बार देखने, मतलब आपको पर्टिकुलर ओवरनाइट कर्फ्यू देखने को मिलेगा, किसी तरीके की गैदरिंग नहीं चाहिए वहाँ पर, ठीक। एंटी गवर्नमेंट जो प्रोटेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं इनटू द मेन स्टेट टेलीविजन स्टेशन एंड ब्रीफली टुक ओवर ब्रॉडकास्ट ऑन वेडनेसडे, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं किस तरीके से उन्होंने आपके प्रेसिडेंट की सेक्रेटरीट की बात करते हैं या प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस की बात करते हैं, होल ऑफ द पीपल, डेमोक्रेटिक पीपल दे वर देयर, ठीक है। पूरा वो आपको जितना भी टर्बुलेंस था वो देखने को मिला था। नाउ ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हैं, गोताबाया चले गए हैं, तो दिस वाज एन न्यूज़। एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो इंडिया में एक्टिंग न्यूज़ का क्या, एक्टिंग प्रेसिडेंट का क्या बेसिकली क्लॉज है, ये मुझे बताइएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, चाइना ड्राइव्स वे यूएस शिप दैट सेल्ड नियर डिस्प्यूटेड आइलैंड्स। यहाँ पर आपके ज्योग्राफी की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। पहली चीज साउथ चाइना सी आपको देखनी है, इसमें जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स है, चाहे पैरासेल आइलैंड्स की बात करते हैं, 2-3 और आइलैंड्स है, वो सारे आपको कवर करने हैं, ठीक। स्पार्टली आइलैंड्स देखते हैं, यूएस डिस्ट्रॉयर आपका है वो डिस्प्यूटेड पैरासेल आइलैंड्स के पास आ गया था साउथ चाइना सी में, एंड इसी पर गुस्सा करते हुए बीजिंग की बात करते हैं तो वो उनकी शिप को ड्राइव एन अवे करा ले जा चुके हैं, ठीक है। यूएस की बात करते हैं तो लगातार वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के तहत साउथ चाइना सी में क्या करता रहता है, चैलेंज करता रहता है ना, अपने रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद इतनी सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। यूएस नेवी सेड द डिस्ट्रॉयर यूएसएस बेनफोल्ड asserted navigational rights and freedoms in the South China Sea near the Paracel Islands consistent with international law। यानी उन्होंने सिंपल ये पार्ट कह दिया है, अगर आप अनक्लॉज की बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ सीज, तो इसके तहत भी बात करिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन की भी बात करिए, तो आपके साउथ चाइना सी में जो फ्री आपके बेसिकली नेविगेशनल राइट्स है उसको कहीं ना कहीं असर्ट कर रहा था डिस्ट्रॉयर, इसीलिए गया है ना। पैरासेल आइलैंड सिर्फ ऐसा नहीं है चाइना का, ये जो फ्री आपका इंटरनेशनल लॉ है उसको फॉलो करते हुए गया है। पीपल लिबरेशन आर्मी की बात करते हैं साउदर्न थिएटर कमांड में, तो उन्होंने क्या किया है, यूएस शिप एक्शन सीरियसली वायलेटेड चाइना की सोवरेनिटी, यानी जो आप हमारे साउथ चाइना सी के पैरासेल आइलैंड्स के पास में यूएस का अपना शिप लेके आया है, ये चाइना की सोवरेनिटी को, चाइना की सिक्योरिटी को क्या कर रहा है, ललकार रहा है, यानी इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ड्रिवन नंबर करा दे रहे हैं। हालांकि पैरासेल आइलैंड्स की बात करते हैं तो वो वियतनाम और ताइवान के द्वारा भी क्या किया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि हमारी टेरिटरी में भी आता है, ठीक। तो यहाँ पर ये मेन पार्ट था जहाँ पर चाइना ने क्या कर दिया, यूएस की शिप को ड्रिवन अवे कर दिया। ये जो शिप था कौन सा आया था, अगर आप देख सकते हैं यूएस का डिस्ट्रॉयर था, पैरासेल आइलैंड्स के पास में देखने को मिल गया था, तो इसीलिए ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, I2U2 कैन बिकम अ रीजनल फीचर लाइक क्वाड, ये किसने कहा है, सुलिवन ने कहा है। तो यूएस क्या बिलीव करता है कि जो I2U2 है, अब ये है क्या, इंडिया
इजराइल, यूएस एंड यूएई, है ना, I2 हो गया, U2 हो गया, ये एक फीचर बन सकता है वेस्ट एशियन ग्रुप का। जैसे क्वाड आपको इंडो पैसिफिक में देखने को मिल रहा है, वैसा सेम आपको वेस्ट एशियन रीजन में आपका I2 U2 दिख सकता है। ठीक, ये आइडिया किसने आपका बेसिकली आर्टिकुलेट किया है? यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जेक सुलिवन, उन्होंने पर्टिकुलरली आइडिया आपका रखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करते तो उनकी एक वर्चुअल मीटिंग होने वाली है मिस्टर बिडेन जी के साथ में, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यार लैपिड के साथ में, यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नायन के साथ में। ठीक, एंड वी थिंक I2 U2 कैन बिकम अ फीचर ऑफ द ब्रॉडर रीजन जस्ट एज द क्वाड हैड बिकम अ सेंट्रल पिलर ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। यानी यूएस की पैसिफिक स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, जिस तरीके से उसमें आपकी क्वाड ग्रुपिंग उभर के आई है, उसी तरीके से आपका ये I2 U2 काम कर सकता है वेस्ट एशियन रीजन में। ठीक, सो क्वाड की बात हो रही है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके, यूएस एंड जापान है। ठीक है, तो ये बेसिक अगर आप देखेंगे 4 आपके ऐसे नेशंस हैं जो क्वाड ग्रुप को बेसिकली फॉर्म करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड, आपके बेसिकली स्ट्रॉन्ग पावर को शोकास्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से ये आपका I2 U2 उभर के आ रहा है। हिज रिमार्क्स वर मेड इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन ऑन व्हाट द ऑब्जेक्टिव वाज इन ब्रिंगिंग इंडिया इनटू सो मेनी इश्यूज सच एज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, द क्वाड एंड द I2 U2। ठीक है, बेसिकली अगर रिमार्क्स की बात करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडिया को हम बहुत सारे इश्यूज में, चाहे इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, आप क्वाड की बात करते हैं, I2 U2 की बात करते हैं, तो इंडिया की ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को ब्रिंग आउट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, बट इंडिया भी इसमें बेनिफिट होने वाला है ना। अगर आप कुछ देंगे तो आपको भी शायद रिटर्न में मिलेगा। इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, चाइना वाला इशू हम देख चुके हैं, तो यूएस चाहता है चाइना के पार्ट में इंडिया उधर सपोर्ट करे, तो यूएस भी क्या करेगा, चाइना के पार्ट में इंडिया को सपोर्ट करेगा। ठीक, I2 U2 की बात करते हैं, इसको लॉन्च किया गया था ऑटम में, इसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से भी जाना जा रहा है। मिस्टर सुलिवन ने इंडिया को कहा है कि इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली कॉन्सिक्वेंट कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक। ठीक, अगर हम बात करते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया क्या है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली कॉन्सिक्वेंट कंट्री है, एंड इसीलिए इसको इस पर्टिकुलर रीजन में बहुत ही स्ट्रैटेजिक रोल प्ले करना चाहिए। ठीक, सेंट्रल रोल प्ले करना चाहिए। नाउ इंडियन एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज की बात करते हैं, I2 U2 में could come together and work on agriculture technology. Example, Mr. Biden's vision for West Asia. ठीक, बेसिक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके सुलिवन जी की बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा है कि इंडियन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज को I2 U2 में साथ आके काम करना चाहिए, ताकि आप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ साथ बाकी जो और फील्ड है उसमें भी एक दूसरे को क्या कर सके, कॉपरेट कर सके। सो यहाँ पर बेसिक आपकी कंट्रीज आप देख चुके हैं, I2 U2 क्या है, वी हैव सीन क्वाड ग्रुपिंग क्या, एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसको वेस्ट एशियन क्वाड के नाम से जाना जा रहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, टर्की, रशिया, यूक्रेन सेट टू मीट ऑन ग्रेन एक्सपोर्ट्स। रशिया, यूक्रेन एंड टर्की की बात करते हैं तो इनकी जो मिलिट्री डेलीगेशंस हैं वो यूएन ऑफिशियल्स में मीट करेंगे इस्तांबुल में, वेनेसडे में, ताकि जो भी पॉसिबल डील है हम कर सके। किस चीज़ को लेके, आपके यूक्रेन के ग्रेन को सेफ एक्सपोर्ट को लेके। ठीक है, यूक्रेन वॉर जब से आ चुका है, ब्लैक सी पोर्ट ऑफ ओडिशा की बात करते हैं तो एक ग्लोबल फूड क्राइसिस आपका बेसिक क्या हो चुका है देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूक्रेन आपका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर की तरह काम कर रहा था, ग्रेन्स का, कुकिंग ऑयल्स का, फ्यूल का एंड फर्टिलाइजर्स का। ठीक, अब बेसिकली इन्वेजन हो गया था, उसके बाद से सप्लाई सब डिस्टर्ब हो गई थी एंड इसीलिए क्राइसिस देखने को मिल रहा है। हम अब बेसिकली यूएन सेक्रेटरी जनरल की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि हम इन हार्ड टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत हार्ड काम कर रहे हैं, ताकि हम इस पूरे मैटर के अंदर कोई ना कोई वे आउट निकाल सके, कोई एक पर्टिकुलर रास्ता निकाल सके। ठीक है, यूक्रेन रशिया की बात करते हैं, मेजर ग्लोबल ब्लीड सप्लायर्स, यानी ऑल ओवर द इंडिया, अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड बात करेंगे तो यूक्रेन और रशिया दो आपके मेजर ग्लोबल वीट सप्लायर्स है। रशिया आपका लार्ज फर्टिलाइजर एक्सपोर्टर की तरह काम करता है एंड यूक्रेन एक प्रोड्यूसर है कॉर्न एंड सल्फर ऑयल का। ठीक है, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अगर यहाँ से सप्लाई डिसरप्ट होगी तो आपको पता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आपको देखने को मिल जाएगी, सप्लाई आपकी जो चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी पूरी की पूरी, एंड सप्लाई डिसरप्ट होगी तो आपको एक तो जो भी आपका आइटम्स है, कमोडिटीज़ है, वो भी कम मिलेंगे, उनका अमाउंट भी कम मिलेगा एंड जो उसका प्राइस होगा वो बहुत हाइक हो चुका होगा। इंट्राफेक्स की बात करते हैं, न्यूज़ एजेंसी कोटेड प्योटर इलिचेट, हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट एट द रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री, एज सेइंग दैट रशिया वांट्स टू कंट्रोल एंड इंस्पेक्ट वेसल्स टू रूल आउट आर्म्स स्मगलिंग। अब बेसिक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके टर्किश जो आपके जो पर्टिकुलर टर्किश मैन है वो क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इसके बीच में आपके फूड ग्रेन्स के बीच में कई वेपन्स की स्मगलिंग ना की जा रही हो। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग टर्की, रशियन, यूक्रेन के बारे में। तीनों को मैप में लोकेट करना है, आसपास की जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज है, चाहे आप बेसिकली किसकी बात करते हैं, आपकी मेडिटेरियन सी की बात करते हैं। ठीक, ये आपको लोकेट करनी कौन कौन सी सी यहाँ पर आती हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंट बॉर्डर कंट्रीज हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मेंटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो ये आपका वो आर्टिकल है जो अभी हमने जुवेनाइल वाला पार्ट देखा था। ठीक है, स्लाइड थोड़ी सी चेंज हो गई है, जुवेनाइल वाला पार्ट है, इसको देख लीजिएगा एक बार। एज सच इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ना। जो बिडेन किक्स ऑफ वेस्ट एशिया टूर इन इजराइल, आपके यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन की बात करते हैं तो ये वेस्ट एशिया के टूर की बात करते हैं इजराइल में, जहां बोथ साइड ने क्या कहा है कि हम जूविश स्टेट के इंटीग्रेशन को लेकर रीजन में क्या करेंगे,
एक साथ होकर काम करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो कॉमन फो है, कॉमन जो आप एन में देख सकते हैं वो ईरान के एक पर्टिकुलर है ना, चोर चोर मौसेरे भाई बन चुके हैं। तो आपका चोर चोर कौन हो गया? एक तो आपकी बिडेन जी हो गया, दूसरा आपका इजराइल की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का ही वो आपको ईरान देखने को मिल रहा है। मिस्टर बिडेन हुज फर्स्ट रीजनल विजिट सिंस टेकिंग ऑफिस विल ऑल्सो टेक हिम टू सऊदी अरेबिया, यानी इसके बाद पहली रीजनल विजिट आपको देखने को मिल रही है इनकी, एंड आपके इजराइल के बाद में ये आपकी सऊदी अरेबिया भी जाएंगे। विल कंटिन्यू टू एडवांस इजराइल्स इंटीग्रेशन इनटू द रीजन, मिस्टर बिडेन सेड, यानी एयरफोर्स के वन टच डाउन के बाद में इन्होंने क्या कहा, हम इजराइल के इंटीग्रेशन को लेकर और क्या करेंगे, लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे, लगातार इसमें एडवांसमेंट्स करते रहेंगे। नाउ आई एम प्राउड टू से दैट आवर रिलेशनशिप विद द स्टेट ऑफ इजराइल इज डीपर एंड स्ट्रॉन्गर इन माय व्यू, है ना। अगर बिडेन जी की बात करें तो उन्होंने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि हाँ, इजराइल के साथ अगर हम देखेंगे तो हमारी जो पार्ट है वो हमारी जो भी रिलेशनशिप है ज़्यादा डीपर है। इजराइल्स के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर याइर लपिड जी की बात करते हैं, वी विल डिस्कस बिल्डिंग अ न्यू सिक्योरिटी एंड इकोनॉमी आर्किटेक्चर, है ना। अभी I2U2 हम देख के आ रहे हैं, उसमें भी यूएस आपका इजराइल के साथ में है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इजराइल ने क्या कह दिया है कि हम डिस्कस करेंगे एक नई सिक्योरिटी, एक नई इकोनॉमी आर्किटेक्चर को क्या करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, जहां पर यूएस आपका क्या करेगा, अलग अलग अकॉर्ड्स को 2020 से यूएई के साथ में, बहरान के साथ में, मोरक्को के साथ में आपका क्या करते हुए चला आ रहा है, पर्टिकुलर नेगोशिएट करते हुए चला आ रहा है। सो दिस इज रिगार्डिंग जो बिडेन के बारे में, जिनका वेस्ट एशिया ट्रूथ देर आपको देखने को मिल रहा है इजराइल में। नाउ इजराइल इज इंपॉर्टेंट कंट्री, इसको एक बार मैप में लोकेट कर लीजिएगा। इसके अराउंड आपको कौन सी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट देखने को मिल जा रही है, कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर शेयर कर रही है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। मेंस के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें छूट गई हैं, ठीक, उसको भी जैसे जैसे आपके मेंस के एग्जाम और क्लियर आते जाएंगे, प्रीलिम्स कवर हो जाएगा तो मेंस की टॉपिक्स को भी हम लोग कवर कर देंगे। सो राइट नाउ आई एम कंपाइलिंग द टॉपिक, मिलते हैं कल के लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।